आज हम बात करेंगे एक ऐसे अधिकारी से जो छत्तीसगढ़ के क्राइम को कंट्रोल करते हैं, राजधानी रायपुर को किस तरीके से अपराध मुक्त बनाना है उस पर काम करते हैं। इसके साथ ही नक्सलवाद से लेकर म्यूल अकाउंट तक सब में इनका योगदान है। ये लगातार उस पर काम कर रहे हैं, कहीं सफलताएं मिल रही हैं, कुछ जगहों पर मजबूती से काम करने की जरूरत है। तो हम स्वागत करते हैं रायपुर रेंज के आईजी और एसीबी ईओडब्ल्यू के डायरेक्टर अमरेश मिश्रा जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विजेंद्र जी। आपसे सवाल करने का बहुत ज़्यादा है नहीं क्योंकि आप पुलिस की वर्दी में हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक बहुत पावरफुल आईपीएस की है। आप पिछले एक साल को अगर देखेंगे रायपुर रेंज को अपराध के मामले में, तो किस तरीके से आप लोगों को सफलता मिली है? ओवरऑल क्राइम को देखें विजेंद्र जी तो स्टेबल ट्रेंड है। आंकड़ों की बात करें तो मान लें कि 0.1 से कम में ही अंतर है, 1% से कम में ही अंतर है, बट अपराधों की जो प्रवृत्ति है उसमें बदलाव अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। साइबर फ्रॉड्स बढ़ गए हैं, यूथ वायलेंस जो है, जो यूथ डिलिंक्वेंसी जो है, माइनर बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा, स्टंटबाजी, वो सब बढ़ गए हैं। नशे पे अच्छा खासा कंट्रोल आया है, बट ये दो चीज़ें बढ़ी हैं। हत्या में मामूली बढ़ोतरी है, और हत्या की बढ़ोतरी को मैं ज़्यादा गंभीर नहीं मानता, क्योंकि मैक्सिमम हत्याएं जो हैं वो पारिवारिक तौर पे हुई हैं। चिंताजनक तो ज़रूर है कि पारिवारिक परिवेश में इतनी हत्याएं होने लगी हैं, बट सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं। ओवरऑल ये मैं 3 चीज़ें रेखांकित करना चाहता हूँ अपराधों के डेटा को लेकर। नहीं, हत्या तो जो पारिवारिक है उसमें सही बात कहा आपने, लेकिन पिछले एक साल में अगर देखें तो बाहरी राज्यों के जैसे झारखंड के अमन साहू गैंग हो गए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो गए, उनके लोगों का दखल बढ़ रहा था। मैं प्रभाव नहीं बोलूँगा, दखल बढ़ रहा था। उसको आप लोगों ने किस तरीके से कंट्रोल किया? क्योंकि अभी थोड़ा सिस्टम मुझे लगता है सुधरा है। गैंगबाजी की अगर आप बात करें तो बाहरी गैंगों का जो प्रभाव है वो उतना इम्पोर्टेंट मैटर नहीं रहा है। एक ही बार अमन साहू गैंग से 1-2 कॉल हुए, वो भी जो 2 लोग टारगेट हुए थे उनका झारखंड में ऑपरेशंस थे, उनके बिजनेस थे, इस कारण हुआ। छत्तीसगढ़ फॉर्चुनेटली अभी भी इंटर स्टेट गैंग्स इन सेंस ऑफ जो एक्चुअल गैंगस्टर्स होते हैं, फिरौती वाले उससे अभी दूर है। लोकल गैंग्स हैं, जिससे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी हो गया, चोरियां हो गई, मारपीट हो गया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी की बात हो गई। ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि गैंग्स पे काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। नए बीएनएस आने के बाद जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो सेक्शंस हैं, पेटी हों या सीरियस हों, सब में लगाया जा रहा है। साइबर क्राइम में गैंग्स का हम देख रहे हैं उभरता हुआ स्वरूप, उसमें हम लोग गैंग्स जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सेक्शन में लगा रहे हैं, ड्रग्स में लगा रहे हैं, छोटी छोटी जो छिनौती की घटनाएँ होती हैं उसमें लगा रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो 60 से 70 गैंग्स बेनकाब किए गए हैं, प्रभावी कार्रवाई की गई है उन पे, और मुझे लगता है उसी का परिणाम जो आपने बोला कि पिछले कुछ महीनों में ट्रैक रिकॉर्ड सुधरा है, उसी का एक परिणाम है कि वो कार्रवाई का प्रभाव दिख रहा है कि उसमें कमी आई है, काफ़ी मैं बोलूँगा सिग्निफिकेंट कमी आई है। सबसे मैं एक एक करके आपसे वो करूँगा, ड्रग्स, क्योंकि हमारे यहाँ जो रायपुर रेंज है उसमें महासमुंद एरिया से बहुत, क्योंकि उड़ीसा का बॉर्डर है और तमाम है, तो ड्रग्स को क्योंकि बड़ी मात्रा में पकड़े जा रहे हैं, तो क्या लगता नहीं है आपको कि यहाँ पहले से बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा होगा? क्योंकि सप्लाई हो रही है, ट्रक के ट्रक गांजा पकड़ा जा रहा है, अफीम पकड़ा जा रहा है, तमाम चीज़ें हैं, तो पहले से चल रहा था। दूसरा, कई बार ऐसा आता है कि ऐसा बोला जाता है कि पुलिस की मिली भगत है बॉर्डर एरिया पर, क्योंकि चेकिंग एक बड़ा पॉइंट होता है। उन दोनों चीज़ों को आप किस तरीके से सुधार रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे ला रहे हैं और पकड़ने के लिए क्या प्लान है? मैं ड्रग्स पे थोड़ा बड़ा आंसर दूंगा। जी जी। देखिए, उड़ीसा से जो आने वाला है वो केवल गांजा है, वो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है 2 चीज़ें, सिंथेटिक ड्रग्स जो आ रहे हैं, एमडीएमए, हैश, कोक, ये सब जो है, साथ ही साथ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का जो इस्तेमाल हो रहा है, सिरप्स एंड टैबलेट्स, वो और ज़्यादा वरिंग है। वो उड़ीसा से नहीं आ रहा है, वो दिल्ली, मुंबई, नागपुर से आ रहा है। गांजे की बात करें तो गांजे में भी 2 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। एक ट्रांजिट रूट है, उड़ीसा से महाराष्ट्र के 50 गाड़ियाँ पकड़ी गई, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 50 गाड़ियाँ पकड़ी गई, वो केवल चली जा रही हैं, उसको रोकना
हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो छोटे पेडलर्स हैं, जो 4 किलो 5 किलो लेके आ रहे हैं, जी छत्तीसगढ़ में बेच रहे हैं, रायपुर में बेच रहे हैं, रेंज में बेच रहे हैं, और उससे जो हिंसा हो रही है, उससे जो अपराध हो रहे हैं, ट्रांजिट रोकना उसका दूसरा जो पार्ट है। उसी को अगर आप देखेंगे कि पिछले 9 महीनों में 8 महीनों में जो पहले हम रियायत देते थे पुलिस वाले, रियायत 2 कारणों से, आपने एक तो कोल्यूजन की बात कही कि मिली भगत, थोड़ी मोड़ी वो मुद्दा था, बट उससे भी ज़्यादा मुद्दा था सामाजिक स्वीकार्यता कि ये थोड़ा सा 4 पुड़िया बेच रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। उस पर लगाम लगा दिया गया है। 400 से 500 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो 4-5 दिन रेड्स हुए और लगातार पकड़े जा रहे हैं, जो छोटे छोटे पेडलर्स थे, मोहल्ले में बेचते थे। उसके कारण मुझे लगता है कि अभी जो उपलब्धता है काफ़ी कम हो गई है ज़मीनी स्तर पे गांजे की। बड़े स्तर पे भी सफेमा की कार्रवाई की गई। जो गैंग्स थे गांजा बेचने वाले 8-10, वो पूरे जेल में हैं। बाकी ड्रग्स की बात करें तो हम लोगों ने करीब 15 नेटवर्क्स पकड़े हैं जो हीरोइन और एमडीएमए के ट्रेड में था। मुझे अभी ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है, हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है, कि सिंथेटिक ड्रग्स का भी 70-80% हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं। अच्छा, कप सिरप वगैरह भी हम लोगों ने हाल में बहुत सारे पकड़े हैं। इस पर लगातार कार्रवाई की ज़रूरत है, लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि सप्लाई साइड तो हम कम कर लें, डिमांड साइड कम करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। इसके लिए भी शासन स्तर पर अच्छे प्रयास चल रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी सफलता उस पर भी मिलेगी, डिमांड साइड पे काम कर पाएँ। शासन तो नशा मुक्ति के लिए अभियान भी चला रहा है। दूसरा मेरा सवाल रहेगा, जो आपके ही कार्यकाल में सबसे ज़्यादा हम लोगों ने देखा कि जो म्यूल अकाउंट हैं फर्जी तरीके से बनाकर पैसे का लेन देन और तमाम चीज़ें, और उसमें बहुत सामान्य परिवार के लोग भी शिकार हो रहे हैं, फंस रहे हैं, और बड़े पैमाने पर म्यूल अकाउंट को लेकर जागरूकता की भी कमी है। तो इस मोर्चे पर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, म्यूल अकाउंट्स पूरे साइबर फ्रॉड इकोसिस्टम की रीढ़ है। म्यूल अकाउंट्स के बिना मनी मूवमेंट लेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए म्यूल अकाउंट्स को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। हम लोगों ने जो अपनी कार्रवाई की उसका जो मूल मंत्र था कि जो म्यूल अकाउंट दिए हैं वो हमारी कार्रवाई के शिकार ना हो गलती से, बट जिन्होंने एक्टिवली उसको ऑर्गेनाइज किया है, 50 जगहों से इकट्ठा करके दिया है, अपने ही 10 अकाउंट करके दिया है, दिया नहीं है बल्कि खुद ही ऑपरेट कर रहा है, पैसे निकाल के दे रहा है, उनको हम लोगों ने अलग कैटेगरी में डाला और उन पे ही कार्रवाइयाँ की गई। 400 लोग करीब मूल अकाउंट में जेल जा चुके हैं। महादेव सट्टा जो चल रहा है, ऑनलाइन सट्टा, उसका पूरा इकोसिस्टम जो है म्यूल अकाउंट पे बेस्ड है। साइबर फ्रॉड पूरा म्यूल अकाउंट पे बेस्ड है। म्यूल अकाउंट तो एक चीज़ है, बट साइबर फ्रॉड पे अगर आप पूछेंगे तो मैं और बताऊंगा भी कि म्यूल अकाउंट्स के अलावा जो नए चेंजेज आए हैं, जो 3 चीज़ों में मैं डिफाइन करना चाहूँगा, स्केल, एक्सटेंट एंड स्कोप। एक्सटेंट बहुत बड़ा हुआ है, कोई भी जगह छूता नहीं है, गांव हो, घर हो, पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों। स्कोप अगर आप देखें तो डिजिटल आ रहा है, फिजिकल भी लोग आ रहे हैं, डिजिटल से मेल भेज के फिजिकल लोग आ रहे हैं फॉलोअप करने के लिए। हाँ, कई मामलों में आप लोगों ने पकड़ा भी है, डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, रैंसम, सेक्सटॉर्शन में वो भी काफ़ी है। और स्केल की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इससे इम्पैक्ट हुए हैं, छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में जी। इसलिए म्यूल अकाउंट पे काफ़ी गंभीरता से हम कार्रवाई करना है, क्योंकि उसका बैकबोन यही है इन सारे साइबर फ्रॉड्स। साइबर फ्रॉड में आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। हमने देखा कि कोई बड़े अधिकारी हैं, कोई बड़े कारोबारी हैं, तो इन लोगों को डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहें? अवेयर रहें, ग्रीडी ना बने। कोई भी पैसा जो सस्ता मिल रहा है वो डाउटफुल है। कितने भी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स जो आ रहे हैं इंटरनेट पे कि 4 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, सबको डाउट से देखिए। इतना सस्ता होता पैसा 2 गुना 3 गुना करना या ज़्यादा मिलना तो कोई सभी लोग गरीब ही नहीं होता। प्रिकॉशन की जो बात है, 1930 काफ़ी इफ़ेक्टिव हेल्पलाइन नंबर है। जैसे ही ऐसा कुछ गड़बड़ लगे 1930 पे फ़ोन कर दीजिए, पुलिस में फ़ोन कर दीजिए, हम लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। और जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, पर्सनल अवेयरनेस के साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल, नेबर्स, उनसे भी
कहीं ना कहीं क्विक चेक की व्यवस्था करें, ताकि आप पे अगर फियर बढ़ते जा रहा हो तो भी आप उस फियर को ओवरकम करके उस घटना से बचें। एक सवाल रहेगा, आपकी इमेज बहुत पावरफुल अधिकारी की है और जो पूरा सिस्टम है पुलिस का, रेंज की बात करें क्योंकि आपके पास एसीबी ईओडब्ल्यू का भी चार्ज है, तो बहुत बड़े पैमाने पर ये है कि अमरेश मिश्रा जी हैं तो ज़्यादा गलत नहीं करना है, ये वाला मैसेज है। लेकिन एसीबी ईओडब्ल्यू में जिस तरीके से आप लोग जो करप्शन के केसेस में कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी संख्या आपकी छवि के अनुरूप बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है। मुझे लगता है उसके लिए आप कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले समय में एसीबी ईओडब्ल्यू की अलग अलग जो रेट्स हुई, छोटी छोटी और बड़ी भी हुई, उसको क्या बढ़ाने का प्लान है? जो करप्शन कर रहे हैं उनके मन में एक डर पैदा हो, ऐसा कुछ करने का? पहले तो मैं आपके उस पावरफुल वर्ड का एक्सप्लेनेशन दे दूं। मुझे नहीं लगता कि कोई नौकरी में कुछ पावर होता है। एक अथॉरिटी होती है जिसको आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अंजाम देते हैं। हाँ ठीक है, दायित्व है, तो पावर वाली कोई बात नहीं है। नंबर 2, पुलिस में जो आप बता रहे हैं कि कम गड़बड़ी करो, तो एक टीम वर्क है। देखें, कांस्टेबल से लेकर ऑफिसर्स तक का लगातार संवाद हम लोग बनाए रखते हैं, चाहे वो ऑडिटोरियम में हो, चाहे मीटिंग्स में हो, चाहे विजिट्स में हो। मुझे लगता है सब लोग, टीम उसी को ऑनर करती है कि ऑफिसर साथ में आपके काम कर रहा है। ट्रैप्स की जो बात आपने कही, ट्रैप्स का एक ही लिमिटेशन है कि विक्टिम को आगे और सामने आना पड़ता है। कुछ विक्टिम्स आगे आने के लिए तैयार होते हैं, सामने नहीं आना चाहते। कुछ न आगे आते हैं न सामने आते हैं, केवल गोपनीय तौर पे बताना चाहते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसमें ट्रैप ऐसे करने का कोई स्कोप नहीं है। दूसरे जो आपने सवाल पूछी, छोटे लोग और बड़े लोग, देखें, विक्टिम जिसके खिलाफ शिकायत लेकर आए, जितने पैसे की शिकायत लेकर आए, शासन की स्पष्ट नीति है, माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है, 0 टॉलरेंस, उस पर आप लगातार कार्रवाई करेंगे। इसलिए 95% कन्वर्जन रेट है कंप्लेंट्स और ट्रैप होने में। हमने 95-96% केसेस में अटेम्प्ट किया है। जहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई वहीं केस छोड़े गए। तो पब्लिक के ऊपर निर्भर है। मुझे लगता है भ्रष्टाचार घटा भी है, शिकायतें कम हुई हैं। तुलनात्मक तौर पे देखें तो शुरू के महीनों में ज़्यादा शिकायतें आ रही थी। कहीं ना कहीं सिस्टम में डर बढ़ा है सरकार की नीति का, कार्रवाइयों का। एक नया ट्रेंड बन रहा है सर कि किसी की इमेज को ख़राब करने के लिए जो आजकल एआई आया है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे मामलों में शिकायत भी हुई है, चाहे कांग्रेस की तरफ से, चाहे बीजेपी की तरफ से। कुछ मामले ऐसे आए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में रहे हैं, जो किसी का वीडियो बना दिए, किसी का ऑडियो। इस तरह के अपराध को, क्योंकि ये नए तरीके का अपराध है और मुझे लगता है पुलिस क्या इतनी तैयार है, इतनी मतलब उनके पास क्षमता है कि इस तरह के अपराध को कंट्रोल तो करना बात की बात है, पहले ट्रेस करके उसकी जांच करके सही अपराधी तक पहुंच पाएँ, इसके लिए। और दूसरा, ये जो बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखिए 1-1.25 साल में बहुत बढ़े हैं मामले, तो उससे रोकने के लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग है? देखिए, डिसइंफॉर्मेशन या हार्मफुल इंफॉर्मेशन बढ़ना वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है, हमारे यहाँ भी हो रहा है। पुलिस अच्छे से कैपेबल है, क्योंकि भले ही ये बहुत बड़ा चुनौती लगता हो, और है भी, जिस व्यक्ति के साथ हो रहा हो उसके लिए, उसके रेपुटेशन के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा हार्म है। लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। कुल मिला के जो कुछ चीज़ें डिटेक्ट करनी होती है, किसने पोस्ट किया, किसने क्रिएट किया, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब जैसे अभी आप साइबर फ्रॉड की बात कर रहे थे, उनको हैंडल करने के लिए जितनी कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए उससे 100 गुना कम कॉम्प्लेक्सिटी में बोलूँगा इनको सॉल्व करने में। ज़्यादा वरिंग है ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है। हाँ, अब मैं यही बोल सकता हूँ जो मेरी लिमिटेड समझ है, कि जैसे इम्पेशंस बढ़ा, किसी भी टूल का इस्तेमाल करके किसी को बदनाम करो, सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है, एक आदमी को बोलने के बजाय लाखों लोग एक साथ देख लेंगे। कम करने का क्या तरीका है? हमारे पास फुल कैपेसिटी है। जो भी इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं हम लोगों ने इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया है, कानूनी सेक्शंस जहां लग सके हैं लगाया है। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ की, उससे मेरे को एक नया सवाल भी मिल गया कि धार्मिक स्तर पर वैमनस्यता, अभी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के बहुत मामले आ रहे हैं। एक बार देखने में आता है कि कुछ संगठन है जो खुद ही उग्र हो जाते हैं, खुद ही पुलिस का काम कर देते हैं। देखिए, अपने पास पर्याप्त कानूनी प्रावधान है,
अपनी व्यवस्था की स्पष्ट नीति है कि हिंसा और अव्यवस्था को नहीं फैलने देना है। सरकार तौर पे, पुलिस मुख्यालय तौर पे हम सब लोग उन प्रावधानों का और उस निर्देशों का लगातार पालन करते आ रहे हैं। जहाँ तक कि चुनौतियाँ हैं, चुनौतियों का स्वरूप आप जानते ही हैं। समाज में जो भी मुद्दे उठते हैं उसमें दोनों तरफ के मुद्दे होते हैं, लेकिन हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया है और लगातार यह सुनिश्चित करते रहेंगे कि कहीं भी ऐसी अव्यवस्था ना हो। जहाँ पे प्रार्थना सभाएं कहीं आयोजित हो रही हों वो तरीके से की जाएं, अवैध तरीके से ना की जाएं, स्पेस नोटिफाइड हो। उसी तरह हम लोग इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेंगे शिकायत आने पे, ताकि जो आप बोले कि कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति हो वैसा ना हो, और जो भी मामले दर्ज हुए उसमें प्रभावी कार्रवाई की भी गई है। जी, एक नई चीज़ होने वाली है छत्तीसगढ़ में, कमिश्नरी प्रणाली जो है पुलिस में आएगी, तो उस प्रणाली में क्या रहेगा और क्या खास, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं, नया सिस्टम होने वाला है और आप वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, रायपुर को ही पहले कमिश्नरी प्रणाली में लागू करना है। देखिए, एक बड़ा जेनरिक वर्ड है कमिश्नरेट, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिसको आप लोग लगातार बोलते भी रहते हैं, ये मॉडल वो मॉडल, बट जो बेसिक है वो है कि मजिस्ट्रियल पावर्स पुलिस को आ जाते हैं। उसके जो इमीडिएट फ़ायदे हैं अर्बन एरियाज़ में वो यही है कि रिस्पॉन्स फास्ट होता है। क्रिमिनल एक्शन के साथ साथ आप प्रिवेंटिव एक्शंस भी कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों को जो आप खुद रेगुलेट नहीं करते, टाइम लगता है मजिस्ट्रेसी के पास जाने में और कराने में, वो टाइम आपका बच जाता है। तो इफ़ेक्टिवनेस कुल मिला के बढ़ती है प्रिवेंटिव एक्शंस की, असेंबली रेगुलेशंस की। ऐसे प्लेसेस जहाँ पे लोग जा रहे हों, जहाँ पे डिसऑर्डर की संभावना हो, तो फ़ायदा निश्चित ही तौर पे रायपुर को मिलेगा। सही बात है, पब्लिक को फ़ायदा होना भी चाहिए, और रायपुर को बता रहे हैं कि 2 एसपी भी मिल सकते हैं और तमाम चीज़ें अभी आप बोल रहे हैं कि सब फाइनल होगा। बहुत देर से मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, मैं थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप कई जिलों में एसपी रहे, सेंट्रल डेपुटेशन पे रहे। छत्तीसगढ़ का अनुभव, सेंट्रल डेपुटेशन का अनुभव और अभी जो आप काम कर रहे हैं उसका अनुभव अगर आप संक्षिप्त में बताना चाहें तो क्या है। लोग जानना भी चाहते हैं कि अमरेश मिश्रा जी जो दिल्ली में थे वो क्या किए, बस्तर में थे तो क्या किए, और रायपुर में क्या कर रहे हैं। देखिए, इंडियन पुलिस सर्विस का मेंबर हूँ, तो मैटर्स तो वही हैं, क्रिमिनल लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम प्रिवेंशन, एंटी करप्शन, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। तो अनुभव वैसा ही रहा है। बस्तर से शुरुआत हुई, कश्मीर, पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट में काम करने को मौका मिला केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए। आने के बाद जब लौटा था तो फिर रायपुर, बड़े शहरों में एसपी रहा। अभी एज आईजी नक्सल हो, चाहे एंटी करप्शन हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, तो लर्निंग एक्सपीरियंस है, ह्यूजली सेटिस्फाइंग जर्नी है। एवरी डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। रोज़ आप सीख रहे होते हैं, नए टूल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स कैसे दें, जिस पद को आपने ग्रहण किया उसको कैसे जस्टिफाई करें, वहीं रहा है अनुभव। इससे ज़्यादा अनुभव, इससे ज़्यादा आप बताएंगे नहीं, क्योंकि अनुभव तो बहुत रहे हैं। चैलेंजिंग रहे। आप रायपुर के एसपी रहे, रायपुर के आईजी रहे, तमाम चीज़ें रही। सर, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टारगेट दिया है, और आमतौर पे नक्सलवाद की बात होती है तो लोग बस्तर की ही बात करते हैं, लेकिन हमारे रायपुर रेंज में भी एक क्षेत्र है गरियाबंद जहाँ नक्सली हैं, और आपके नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है। वहाँ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है, मारे भी गए हैं। तो ये पूरा मूवमेंट, क्योंकि आप इतनी सारी जिम्मेदारियां देखते हैं, तो नक्सल का मूवमेंट किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं और आगे क्या उसमें डेवलपमेंट होने वाला है। देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों की जो समन्वित जो रणनीति थी उसके अंतर्गत रायपुर रेंज में भी अभियान चलाए गए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 31 नक्सली मारे गए, जिसमें 7 ऐसे नक्सली जो लीडर्स थे और वो एसजेडसी और सीसी लेवल के थे। इसके साथ ही प्रयास ये भी रहा कि जो बचे हुए नक्सली हैं वो हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में आ जाएं। उसमें भी अच्छी सफलता मिली। कुल 32 लोग सरेंडर किए हैं जो गरियाबंद धमतरी क्षेत्र में कार्यरत थे। 21 लोग उन्होंने आत्मसमर्पण किया क्षेत्र में आकर, गरियाबंद में आकर। 11 लोग राज्य के अन्य हिस्सों में जाए। अभियान में करीब 50 हथियार भी मिले, जिसमें से अनेकों स्वचालित भी थे। डंप की रिकवरी हो, करोड़ों रुपए पकड़े गए। आईईडीज और बाकी जो उपयोगी सामान होते हैं जो नक्सलियों को जंगल में रहने में मदद करते हैं, काफ़ी मात्रा में पकड़े गए हैं।
जनता का सहयोग अव्वल दर्जे का रहा है गरियाबंद और धमतरी में, सूचनाएं लगातार मिलती रही हैं। अभी 10-12 लोग जो बचे हैं, लगातार प्रयास जारी है कि वो आत्मसमर्पण कर दे या इनकाउंटर में मारे जाएं, जैसा भी हो। कुल मिला के मैं बताना चाहूँगा, जितने भी आत्मसमर्पित नक्सली हैं, मैंने 21 की बात करी जो हमारे यहाँ हैं, सबका रिहैबिलिटेशन अच्छे से चल रहा है। उनके आवास, स्वास्थ्य एवं ट्रेनिंग सबकी व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है ये एक बहुत ही सार्थक परिणाम रहा है और मार्च 26 आने ही वाला है। हम लोग पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं कि जो बचे हुए 1 दर्जन करीब लोग हैं वो भी मुख्यधारा में वापस आ जाए। तो आप लोगों का पूरा मतलब जो गरियाबंद धमतरी एरिया है, ये 10 से 11 सशस्त्र नक्सली आ जाएं तो मुझे लगता है नक्सल फ्री हो जाएगा। ये एरिया में नक्सलवाद नहीं रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है ये प्लेस। अगर आप देखें तो बस्तर से उड़ीसा के बीच में ट्रांजिट रूट रहा है। चुनौतियाँ इसीलिए ज़्यादा रही हैं इसको सॉल्व कर पाने में, बट फॉर्चुनेटली जितने भी जॉइंट ऑपरेशंस चले, मार्गदर्शन मिला वरिष्ठ अधिकारियों का, शासन स्तर से, केंद्र स्तर से, अभियान काफ़ी सार्थक रहा है। नहीं, नक्सलवाद पे तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है और लगातार जो है सफलताएं मिल रही है। अब उम्मीद है कि मार्च 2026 में क्या नक्सलवाद समाप्त हो जाता है। बस गिनती चल रही है और नक्सली भी गिनती के ही बचे हैं। मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि रायपुर को क्राइम फ्री बनाने के लिए, क्योंकि आप एसपी भी रहे और आईजी भी हैं, आपने वो पूरे फेस को देखा है और रायपुर को अच्छे से समझते भी हैं, तो रायपुर को क्राइम फ्री बनाने के लिए क्या प्लान है और लोगों को किस तरीके से अवेयर करेंगे कि क्राइम फ्री बनाने की दिशा में सहयोग करें? देखिए, क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम मिटिगेशन, यही क्राइम फ्री तो मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा, वो संभव भी नहीं है। नहीं, समाज है तो संभव नहीं। क्राइम प्रिवेंशन एंड क्राइम मिटिगेशन जी, तो ये लगातार प्रयास चल रहे हैं। क्राइम प्रिवेंशन में जैसे जैसे मैं पहले भी बता चुका था कि नशे पे कड़ी कार्रवाई हो, बदमाशों को चिन्हांकित करके उनको बाउंड ओवर किया जाए, उनको डॉजर बनाया जाए। 1000 लोग नए बदमाश चिन्हांकित किए गए हैं। यूथ का जो डिलिंक्वेंसी है उसको सेंसिटिवली हैंडल किया जाए। देखें, जो 16-17 साल के यूथ हैं जो सोशल मीडिया पे वायलेंस कर रहे हैं, फ़ोटो डाल रहे हैं, उनको आप कड़ाई से नहीं सुधार सकते, उनके साथ इंगेजमेंट करना पड़ेगा। वो भी प्रयास जारी है। बाकी अन्य विभागों के साथ मिलकर और क्या कर सकते हैं, जैसे 20 यूपी कॉलोनीज़ में लाइटिंग सुधारना, वहाँ का इकोसिस्टम सुधारना, रोड साइड्स जो भी अपराध हो सकते हों वहाँ पे अच्छे से रिपेयर हो जाए रोड, वहाँ पे गाड़ियाँ स्लो ना हो, लाइटनिंग, मतलब हर एक तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरेज लगाना, प्रशासन से मिलकर, उद्योगों के साथ बातचीत कर, तो सारे प्रयास जारी हैं। मिटिगेशन में भी बहुत सारी चीज़ें जारी हैं। राहत जल्दी मिले, क्विक रिस्पॉन्स हो, किसी को चोट लग जाए हम इतना फास्ट रिस्पॉन्ड करें कि उसकी डेथ ना हो, रिकवर हो जाए, सोसाइटी में वापस आ सके। हर एक तरह के प्रयास जारी हैं और ये प्रयास पूरे फोर्स के साथ पुलिस लगातार जारी रखेगी आगे भी। आपके पास ACB OW है, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े मामले हैं, लेकिन मैं उससे सवाल इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अधिकांश मामले कोर्ट में हैं, चाहे शराब घोटाला हो, PSC घोटाला हो। लेकिन ये तो पूछ ही सकता हूँ कि क्या उसमें जल्दी कोई रिजल्ट आने वाला है? क्या कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है? मैं इतना ही बोलूँगा कि हर एक मामलों की जांच बारीकी से की जा रही है। कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड अपराध है। मनी ट्रेल से लेकर किसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, कैसे हुआ है, पॉलिसी इशूज क्या हैं, सारे एग्जामिन किए जा रहे हैं। बहुत सारे चालान पेश किए जा चुके हैं, करीब 20 चालान पेश हो चुके हैं इन अपराधों में, और हम लोग इसको जल्द फिनिश करना चाहते हैं। बाकी तो न्यायालयीन प्रक्रिया है, माननीय न्यायालय को उस पर कॉग्निजेंस लेना है जो हमारे चालान पेश किए गए हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी कॉग्निजेंस हो। तो बड़े बड़े मामलों की जांच भी सर कर रहे हैं। अमरेश मिश्रा जी हैं, काफ़ी पावरफुल हैं और लगे हैं कि कुछ परिणाम आए, क्योंकि जांच की प्रक्रिया को तेज करके निर्णय तक पहुंचना, एक अंतिम एंड पर पहुंचना, ये सभी की कोशिश रहती है। आज की चर्चा में आप शामिल हुए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और अपने दर्शकों से ये भी कहूँगा कि अमरेश मिश्रा सर ने जो साइबर फ्रॉड है या अन्य तरीके के जो नशे के खिलाफ अभियान है, उसमें जो बातें बताई है उसका पालन करिए, उसमें सहयोग करिए। पुलिस का, ACB OW का भी सहयोग करिए। अगर कोई आपसे भ्रष्टाचार की बात करता है, कोई पैसा मांगता है, आप सामने आइए, सुरक्षा भी मिलेगी,
आपको परिणाम भी दिया जाएगा, ये सर का कहना है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।